हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति बंसल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूं। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। धुलाई सामग्री यानी कि लॉन्ड्री के अंदर जितने भी सैंपल प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में, और धुलाई से संबंधित जितनी भी सामग्री प्रयुक्त होती है उनके बारे में जो PYQs हैं, आज हम उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन भी आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है, तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग कर अपनी गलती को सुधारेंगे? नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, बी सुक्ति कमल, सी सुहागा, डी ऑक्जेलिक एसिड। तो बताइए क्या यूज करेंगे? तो हम इसमें सुक्ति कमल का यूज करेंगे। सुक्ति कमल को क्या कहते हैं? सुक्ति कमल को ही हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक कौन सा है? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला डिस्चार्जिंग जो एजेंट होता है वो कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ग्लिसरीन या रोंगालाइट। बताइए कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोंगालाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए कौन से अभिकर्मक का इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखो, नींबू के नमक, एसिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए कौन से का प्रयोग करते हैं? तो हम इसमें नींबू के नमक का और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही हो जाएगा। यह कहाँ मिल रहा है अपने को? बी में मिल रहा है, तो अपने को आंसर मिल गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इसे जेवेल वाटर कहते हैं? यानी कि जेवेल वाटर जो है वो इनमें से किसको कहते हैं? सोडियम परमैंगनेट को, सोडियम परबोरेट को, सोडियम बाइसल्फाइड को, सोडियम हाइपोक्लोराइड को। तो बताइए जेवेल वाटर किसको कहते हैं? जेवेल वाटर जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहते हैं। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग जो है वो कैसे करते हैं? जितना सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया जाता है उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर इसका प्रयोग हम करते हैं। सिंपल जेवेल वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये बताइए कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कौन से तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पे किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग है वो जंतु और वानस्पतिक दोनों प्रकार के तंतुओं से बने हुए वस्त्रों पर किया जा सकता है। ठीक है। और सोडियम बाइसल्फाइड का, सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो एक मृदु अपचयन प्रतिकर्मक होता है, और इसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो विमुक्त होती है, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो जो दाग धब्बे होते हैं उसका अवशोषण कर लेती है, अपचयन कर लेती है, जिससे जो वस्त्रों पे जो दाग लग जाते हैं वो आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं। बच गया सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट क्या है? ये भी एक शक्तिशाली विरंजक होता है, और इसको गर्म पानी के साथ यानी कि खोलते हुए पानी के साथ सूती वस्त्र और लिनन के जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर से दाग धब्बे छुड़वाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला अपने को? सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि जेवेल वाटर जो वो किसको कहेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक कौन सा है? शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक कौन सा है? टोलुइन, बेंजीन, प्रोटीन और क्लोरीन। बताइए कौन सा होएगा? शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक। शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक कौन सा होएगा?
बेंजीन होएगा। कौन सा होता है शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक? बेंजीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है? सबसे सिंपल, सबसे साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, कठोर जल, गर्म जल, समुद्र का जल और मृदु जल। हमें अच्छे से पता है कि मृदु जल जो होता है वो वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे उपयुक्त जल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? ये पूछा है कि लॉन्ड्री में जो प्रयुक्त होती है मशीन, उसमें किस तरह की गति प्रयुक्त होती है? रोटेशन गति, सेकिंग, टम्बलिंग या एजिटेशन? बताइए कौन सी गति होगी? तो जो लॉन्ड्री में प्रयुक्त होती है मशीन, उसकी जो गति होती है वो होती है टम्बलिंग गति। ठीक है, कौन सी गति होती है? टम्बलिंग गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्रों की धुलाई के समय, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बताइए साधारण नमक का, सोडियम कार्बोनेट का, सिरका का या लिसापोल का? बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम इसमें साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। जब हम घर पे भी कोई कपड़ा लेके आते हैं तो कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए इसको नमक के पानी में भिगो के रख दो, ताकि इसका रंग नहीं निकलेगा या पक्का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही साधारण सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप देखना कितने एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हुआ है। एमपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है 2 बार ये क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचो कि साधारण क्वेश्चन जो होते हैं वो नेट में नहीं पूछे जाते हैं। नेट में साधारण भी पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो ये सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो है वो नेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिस से ही हम डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। सूची फर्स्ट में डेनिम धुलाई की को सूची सेकंड में उनके प्रभावों के साथ सुमेलित करें। यानी कि डेनिम धुलाई की सूची है, उसके उनके प्रभावों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। एसिड धुलाई, अटारी, एंजाइम धुलाई, सैंड ब्लास्टिंग और सल्फर बॉटम। दूसरी तरफ दे रखा है सिरों का चयनात्मक विवरण तथा हल्की दिखावट, रंग में अंतर आना, इंडिगो को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना, घिसा हुआ दिखाई पड़ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर इनमें से अपने को एक पता है, जैसे एसिड धुलाई है, एसिड धुलाई का हमें पता है कि रंग में अंतर आना, यानी कि ए में आ गया 3। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें हमेशा कूट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यूजीसी नेट के अंदर जो है वो हमेशा कूट को ध्यान में रख के हमें आंसर टिक करना होता है। तो आप देखिए कि इसके जो कूट दे रखे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कूट है। ठीक है, अब देखो एसिड धुलाई किस में था? रंग में अंतर आना। तो अब ये देखो ए में 3 कहीं आ रहा है क्या? ए में 3 आ रहा है बी वाले पोर्शन में, तो हमें आंसर यहीं अपना मिल गया है। लेकिन चलो अपने एक बार सारे देख लेते हैं। अटारी क्या होता है? सिरों का चयनात्मक विवरणता होती है। एंजाइम धुलाई क्या होती है? एंजाइम धुलाई में क्या होगा? विवरण व हल्की दिखावट होती है एंजाइम में। सैंड ब्लास्टिंग में क्या होता है? घिसा हुआ दिखाई पड़ना। और सल्फर बॉटम में क्या होगा? इंडिगो को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना। इंडिगो क्या है? इंडिगो जो है वो एक नील का प्रकार है। ठीक है, इंडिगो क्या है? एक नील का प्रकार है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखो सूची फर्स्ट में दिए गए चिन्हों को सूची सेकंड में दिए गए अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ सिंबल दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें क्या दिए हुए हैं? उनके अर्थ दिए हुए हैं, और हमें पहचानना है कि कौन सा सिंबल का अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये जो टप दे रखा है, टप में अपने क्या करते हैं? धुलाई करते हैं। ए में क्या हो गया? सेकंड। तो ए में सेकंड देखो कहाँ आ रहा है? सी में आ रहा है। आंसर हमें मिल गया। अब ये जो निशान होता है त्रिभुज वाला, ये किसका होता है? ये होता है ब्लीच का 5th नंबर। ठीक है, ये देखो 5th नंबर आ गया। फिर ये जो सर्कल बना है, सर्कल किसका निशान होता है? सर्कल होता है व्यावसायिक सफाई का निशान। ठीक है, और डी वाला स्क्वायर दे रखा है, ये किसका निशान होता है? सुखाना का होता है। ठीक है, तो हमें आंसर अपना मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखो यूजीसी नेट के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है ना, यूजीसी नेट में आए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो,
प्रोटीन रेशों के वस्त्रों की धुलाई केस में खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ठीक है, प्रोटीन रेशों की धुलाई केस में सिरका, साधारण नमक, धोने का सोडा, एसिटिक या सूखती कम्बल। तो हम प्रोटीन वस्त्रों की धुलाई करते समय किससे रोक सकते हैं खून को बहने को? एक तो सिरके से रोक सकते हैं, दूसरा एसिटिक या सूखती कम्बल से रोक सकते हैं। और ये सूखती कम्बल पीछे भी आया था, तब मैंने आपको बताया था कि सूखती कम्बल को ही हम एसिटिक कम्बल भी कहते हैं। तो 1 और 4 कूट किस में मिल रहा है? देखिए 1 और 4 कूट किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने वाला आ गया। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने वाला आ गया। देखिए ये सैंपल दे रखे हैं कुछ, इधर आपको क्या दे रखे हैं? उनके अर्थ दे रखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला देखिए, 4 सैंपल दे दिए, इधर वाले पढ़ लेते हैं। केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच, टंबल ड्राई, परमानेंट प्रेस, व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन, नाजुक या हल्की धुलाई। तो ये टब का निशान है। टब का निशान में क्या होता है? हमेशा धुलाई होती है ना। ठीक है, सिंपल दे रखा रहता है तो धुलाई। अब इसमें 2 डॉट दे दिए, नीचे एक, नीचे क्या दे दिया? देखो नीचे एक लाइन दे दी। तो इसका मतलब है नाजुक और हल्की धुलाई करनी है। क्या करना है? नाजुक और हल्की धुलाई करनी है। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया इसका। ए का क्या आ गया? फोर्थ वाला आ गया। तो अपने को आंसर देखो मिल रहा है, बिल्कुल मिल गया फर्स्ट में ही। फिर ये जो निशान होता है वो किसका होता है? त्रिभुज का। त्रिभुज का निशान होता है ब्लीच का। इसमें 2 लाइन दे दी, इसका मतलब जिस ब्लीच के अंदर क्लोरीन नहीं होगी वो ब्लीच कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर ये देखो ये वाला निशान किसका होता है? ये निशान होता है अपना टंबल ड्राई और परमानेंट प्रेस का। ठीक है, फिर है ये वाला निशान, ये निशान हो जाएगा व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन का। ठीक है, तो हमें अपना आंसर मिल गया है। क्या आंसर होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए। देखो डेनिम धुलाई का अनुक्रम पूछा है। तो ब्लीचिंग, वांछित असर आने तक धोना, टिंटिंग या रंगाई करना, मुलायम बनाना, डिसाइजनिंग या रगड़ कर साफ करना, एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई। बताइए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? रगड़ कर साफ करते हैं। 5th नंबर आ जाएगा। तो देखो 5th नंबर को इसमें आ रहा है, 5th नंबर आ रहा है बी और डी में, यानी कि ए वाला कट हो गया और सी वाला कट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने क्या करते हैं? एंजाइम से धुलाई करते हैं या स्टोन से धुलाई करते हैं, यानी कि 6th वाला आएगा। तो 6th वाला देखो किस में है? बी में आ रहा है। तो हमें आंसर अपना मिल गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? बताइए उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं वांछित असर आने तक धोना। ठीक है, फिर हम ब्लीच करेंगे, है ना, फिर ब्लीच करेंगे, उसके बाद रंगाई करेंगे, फिर वस्त्र को मुलायम बनाते हैं। कोई भी परिसज्जा देके उसको मुलायम बना देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं। एक तरफ दे रखा है अनुपात, बट, चमक, वाल्व या कपाट, पैटर्न। दूसरी तरफ दे रखा है फर्नीचर जोड़ या संधि, ग्रीक दीर्घायात, रंग बीमा, स्थायी अलंकरण, प्रदीपन, सहायक उपकरण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जो आपको अच्छे से पता है आप सबसे पहले उस पर टिक करिए। तो हमें पता है सॉरी, चमक जो है वो प्रदीपन है ना, यानी कि सी में 5th नंबर। तो आप ढूंढिए सी में 5th कहाँ है? सी में 5th ये रहा। तो ए अपना आंसर हो गया। चलो आगे वाले देख लेते हैं। अनुपात, अनुपात का मतलब ग्रीक दीर्घायात हो गया। बट, बट का मतलब क्या हो गया? फर्नीचर जोड़ या संधि। चमक का हमने लगा ही लिया। वाल्व या कपाट क्या होता है? वाल्व या कपाट होता है रंग बीमा। और पैटर्न स्थायी अलंकरण हो गया, किसी चीज का पैटर्न देना यानी कि उसका अलंकरण करना, उसको सुव्यवस्थित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है भाई? बेसन, चावल, ज्वार या बाजरा। बताइए क्या प्रयुक्त होता है? तो बेसन प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बताइए सरफ एक है, सरफ क्या है? सरफ एक है, डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है या वसा है? बताइए सरफ क्या है? सरफ क्या है? एक डिटर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छूटते हैं। बताइए ये कथन सही है या नहीं? ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कैटायनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट रंग छूटते हैं और उनको वो ना छूटे इसके लिए अपने क्या करते हैं? कैटायनिक एजेंट के साथ पक्का करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने वाला आ गया, ठीक है। तो एक तरफ चिन्ह दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें। ये जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो किसका होता है? लाइन पर सुखाना का होता है। ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है? लाइन पर सुखाना। और ये एक बॉक्स दिया है, उसमें एक फ्लैट लाइन दी है, तो फ्लैट ड्राई की। फिर बॉक्स दे दिया, कॉर्नर पे 2 लाइनें दी है, तो इसका मतलब है छाया में सुखाना। क्या मतलब है इसका? छाया में सुखाना। बॉक्स के अंदर देखो 3 लाइनें दिख रही है आपको ड्रिप के टाइप में, जैसे कि बिल्कुल सीधी लाइनें दिख रही है ना। तो इसका मतलब होता है ड्रिप ड्राई, ठीक है। तो ये अपने ढूंढते हैं। देखो कूट में देखते हैं, ए में क्या था? सेकंड वाला था ना। ए में सेकंड देखो कहाँ आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह चिन्ह यानी कि ये जो सिंबल दिया हुआ है क्या बताता है? ये चिन्ह जो है वो किसका होता है? बताइए किसका होता है? ब्लीच का होता है ना। और इसके ऊपर क्रॉस कर दिया मतलब ब्लीच न करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? बताइए किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? रेशमी को, नायलॉन को, सूती को या टेरिकोट को? बताइए किसको नहीं पहुंचती है? तो इसमें हो जाएगा सूती को, क्योंकि सूती वस्त्र को हानि कौन पहुंचाता है? अम्ल पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कौन पहुंचाते हैं? अम्ल पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है, यानी कि शुष्क धुलाई जो है वो कौन से वस्त्रों पे की जाती है? रेशम या ऊन के, सिंथेटिक या मिश्रित कपड़े पे, पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु पे या प्राकृतिक लघु तंतु पे? बताइए किस पे की जाती है शुष्क धुलाई? शुष्क धुलाई जो है वो की जाती है रेशम एवं ऊन पे। किस पे की जाती है? रेशम एवं ऊन पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये कुछ थे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हर एक वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए। चाहे आप उसकी स्पीड तेज़ करके देखो, बट उसको 2 बार देखो। जितने ज़्यादा बार आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके डेवलप होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।